हेलो एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं कि यूनियन बजट 2025-26 आज निर्मला सीतारमण जी द्वारा पेश किया गया और आज तक का ये उनके द्वारा पेश किया गया 8वां यानी कि 8th बजट है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर हम यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्या ये बजट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली जो इकोनॉमिक्स से अपना पेपर 2 लिखेंगे या फिर कॉमर्स से अपना पेपर 2 लिखेंगे उनके लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन बजट से रिलेटेड आपके पेपर 1 में भी पूछे जाते हैं, जैसे कि क्वेश्चंस रिलेटेड टू दी जो एजुकेशन सेक्टर में सरकार ने अपडेट किया है, कोई स्कीम सरकार ने इंट्रोड्यूस किया रिलेटेड टू हेल्थ सेक्टर एंड ऑल, वो सारी चीजें आपके पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आज के सेशन में हम क्या क्या सीखने वाले हैं वो समझ लीजिए। आज के सेशन में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि बजट की वैल्यू क्या है, यानी कि कितना खर्च होगा इस साल के बजट में, वो खर्च कहां से आएगा। उसके बाद हम घाटे समझेंगे, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हम ये देखेंगे कि गवर्नमेंट जो पैसा कमा रही है, टैक्स, वो कहां से कमा रही है। और फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे हम बढ़ेंगे कि मिडिल क्लास के लिए टैक्सेबल इनकम को चेंज किया गया, टैक्सेबल स्लैब को चेंज किया गया। 12 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम नहीं है तो आपको टैक्स जीरो देना होगा। क्यों, कैसे, इसके क्या बेनिफिट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। और आखिरी में हम डिस्कस करेंगे इस बजट में किए गए नए नए इंट्रोडक्शंस, या फिर आप ये कहें कि जो नई नई स्कीम्स इंट्रोड्यूस की गई हैं, जो नए नए प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, उन्हें हम इसमें डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है माधव अरोड़ा, मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर, और उम्मीद करता हूं कि अगले 40 से 45 मिनट में जो चीज़ें हम सीखने वाले हैं वो आपको आने वाले एग्जामिनेशन में काफ़ी मदद करेंगे और इन जनरल बजट का इन एंड आउट आपको समझाएंगे। तो आइए जरा बजट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़, इस बजट में एक टर्म इंट्रोड्यूस की गई जो कि बहुत अच्छी है। उन्होंने क्या कहा कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 21st सेंचुरी कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हम कहाँ बैठे हैं 2025 में। 2025 का मतलब 2100 तक हमारा क्या है, 21st सेंचुरी है। तो एक क्वार्टर क्या हो चुका है सर, एक क्वार्टर कंप्लीट हो चुका है। तो ये चीज मेंशन की गई। और इस क्वार्टर में प्रॉब्लम है जियोपॉलिटिकल इश्यूज, जैसा कि हम जानते हैं, चाहे हम रशिया यूक्रेन की बात करें या बाकी कंट्रीज की बात करें, उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने बहुत क्लियरली ये मेंशन किया कि जियो पॉलिटिकल टेंशंस होने के बावजूद जहां ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ काफी स्लो है, वहां पर इंडिया इज डूइंग रियली वेरी वेल, इंडिया इज परफॉर्मिंग वेल। तो ये पॉइंट उन्होंने बजट में भी इंट्रोड्यूस किया और इकोनॉमिक सर्वे में तो बार बार ये कहा है कि हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू द वर्ल्ड। अगला पॉइंट आता है कि सर ये जो बजट 2025-26 है, इसका टारगेट, इसका थॉट भी सेम है। वो क्या, विकसित भारत यानी डेवलप्ड इंडिया। और इस डेवलप्ड इंडिया का टारगेट क्या है, 2047, जहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल वेलफेयर, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के बारे में डिस्कशन की जा रही है। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट लिया गया है। एक बहुत मशहूर पोएट ने एक टर्म लिखी है, एक कोट लिखा है, अ कंट्री इज नॉट जस्ट इट्स सॉइल, अ कंट्री इज इट्स पीपल। यानी कि एक देश सिर्फ उसकी मिट्टी नहीं होता, एक देश उसके लोग होते हैं। तो यहां पर इन्होंने पहले ही इंट्रोडक्शन में, बजट के इंट्रोडक्शन में ही क्लियर कर दिया कि इस बार का जो बजट है वो पब्लिक ओरिएंटेड है, स्पेशली मिडिल क्लास ओरिएंटेड है। अब आप सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट ने इस बार टैक्सेशन को क्यों कम किया, उसका रीजन दे देता हूं। अगर आपने पढ़ा हो तो इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो पिछले कुछ क्वार्टर्स में कम हुई है, स्लो हुई है। अब इंडिया की अगर जीडीपी ग्रोथ रेट पिछले क्वार्टर्स में स्लो हुई है, उसका कारण क्या सर? उसका कारण है प्राइवेट कंजम्पशन, यानी निजी उपयोग। अब अगर हम आप लोग उपभोग नहीं करेंगे, कंजम्पशन नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली मार्केट में डिमांड क्या होगी, कम। डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशन भी क्या होगी, स्लो होगी। डिमांड कम तो प्रोडक्शन भी कम होगी, प्रोडक्शन कम तो जीडीपी ग्रोथ जो आप चाह रहे थे वो ग्रोथ रेट्स आप अचीव नहीं कर पाएंगे। और उन चीजों को दिमाग में रखते हुए गवर्नमेंट ने इस साल के इस बजट को प्रेजेंट किया है। इस साल के बजट में गवर्नमेंट ने एक टर्म दी है, इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट, कि भारत में डेवलपमेंट, विकास के क्या इंजन्स हैं। 4 इंजन्स को टारगेट किया गया, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट्स। हम तीनों या चारों इंजन्स में जो भी डेवलपमेंट की गई है, जो भी न्यू इंट्रोडक्शंस हैं, वो बहुत डिटेल में इसी सेशन में जानने वाले हैं। तो पहले देख लेते हैं ये एक तरह से जर्नी ऑफ डेवलपमेंट से कैसे कंपेयर कर रहे हैं। जैसे अगर आपको कहीं जाना तो आपके पास एक गाड़ी होगी, अगर आपके पास एक गाड़ी होगी तो उस गाड़ी को चलाने के लिए इंजन चाहिए। तो यहां पर जो टर्म दी गई इंजन वो क्या है, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, निवेश और एक्सपोर्ट। यानी कि एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट, ये 4 ऐसे सेक्टर्स हैं इंडिया की इकोनॉमी के जो इंडिया को लेकर जाएंगे किसकी तरफ, डेवलपमेंट की तरफ। और उसके लिए फ्यूल, ईंधन क्या चाहिए, रिफॉर्म्स, टाइम टू टाइम चेंजेस करने होंगे, नए नए रिफॉर्म्स लाने होंगे। और हमें गाइड कौन कर रहा है, स्ट्रीट लाइट क्या है, इंक्लूसिविटी। ये हम चाहते हैं सबका विकास हो,
हम क्या चाहते हैं, सबका विकास हो। तो यहाँ पर मार्गदर्शक के रूप में हमने किसकी बात की है सर, समावेशिता की बात की गई है। और उसके बाद अगर हम डेस्टिनेशन की बात करें, पहुंचना कहाँ है सर, पहुंचना है विकसित भारत पर। तो ये है आपकी जर्नी ऑफ डेवलपमेंट, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल वे में आपके बजट में समझाया गया है। ये पॉइंट नोट कर लो, ध्यान रख लो, याद कर लो, यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। क्यों बनेगा, उसका कारण है। अगर आप ध्यान से देखें तो अगले 5 सालों में गवर्नमेंट कौन कौन से सेक्टर्स पे टारगेट करने वाली है उसके बारे में बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है, जहां पर यह लिखा गया कि अगले 5 साल में सरकार चाहती है सबका विकास। अब सबका विकास करने के लिए सरकार कौन से सेक्टर्स को फोकस करेगी, इस बजट से शुरुआत की गई है। या आप ये कहें कि इस बजट को पेश करते समय इन 6 सेक्टर्स के बारे में कहा गया, और ये कहा गया कि इन 6 सेक्टर्स को गवर्नमेंट टारगेट करेगी ताकि आने वाले दिनों में विकास किया जा सके, जो डेवलपमेंट है वो की जा सके। और ये 6 सेक्टर्स कौन कौन से हैं, टैक्सेशन, पावर सेक्टर, अर्बन डेवलपमेंट, माइनिंग, फाइनेंशियल सेक्टर और रेगुलेटरी रिफॉर्म्स। अब अगर मैं कहूं कि सर गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 6 ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे गवर्नमेंट रिफॉर्म करेगी, चेंजेस करेगी, ग्रोथ करेगी ताकि डेवलपमेंट हो सके, या अगले 5 साल में हम सबका विकास हासिल कर सके। सबका विकास यानी सबको मिलाकर एक संतुलित रूप में, एक बैलेंस ग्रोथ के रूप में हम आगे बढ़ सकें। अब यहां पे आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा यूजीसी नेट में कि इनमें से कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें सरकार अगले 5 सालों के लिए टारगेट नहीं कर रही विद द एम ऑफ बैलेंस ग्रोथ इन ऑर्डर टू अचीव सबका विकास। तो इनमें से एक ऑप्शन ऐसी होगी जो कि इन 6 ऑप्शंस में लिखी नहीं होगी, और वही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा पेपर 2 इकोनॉमिक्स में फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्लाइड। अगले क्वेश्चन पे बढ़े तो अगला पॉइंट क्या है, सरकार ने इस बार 10 ब्रॉड एरियाज डिफाइन किए हैं जो कि सरकार फोकस करेगी इस साल के बजट में। तो पहले तो उन्होंने 6 सेक्टर बताए, अब उनसे 6 सेक्टर्स में भी आगे क्लासिफाई कर दिया कि 10 ब्रॉड एरियाज में इन 6 सेक्टर्स को टारगेट किया जाएगा। और ये टारगेट करते समय हमारी 4 कास्ट जो गवर्नमेंट ने डिफाइन की थी, गरीब, यूथ, अन्नदाता, नारी, यानी कि गरीब पुअर, यूथ, अन्नदाता यानी फार्मर और विमेन, इन चारों की डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने पिछले बजट में भी टारगेट्स रखे थे, इस बार भी टारगेट्स हैं। और ये 10 एरियाज में गवर्नमेंट ने अपने टारगेट्स, आने वाले बजट में क्या क्या काम किया जाएगा, क्या क्या खर्च किया जाएगा, वो इन 10 एरियाज में डिवाइड करके समझाया गया बजट के डॉक्यूमेंट में। सबसे पहला एग्रीकल्चर ग्रोथ प्रोडक्टिविटी, दूसरा आया रूरल प्रॉस्पेरिटी, फिर आया टेकिंग एवरीवन टुगेदर ऑन एन इंक्लूसिव ग्रोथ, बूस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड फर्दरिंग Make in India, supporting MSME, enabling employment-led development, investment in people, economy and innovation, securing energy supplies, promoting exports और उसके साथ साथ nurturing innovation। तो ये 10 सेक्टर्स हैं जिसको सरकार इस साल, या आप कहें कि 10 एरियाज हैं जिनमें सरकार ब्रॉडली काम करेगी इस साल के बजट की मदद से। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जहां से आपके क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के लिए बनेंगे। तो यहां से आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है। सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये कि इंडिया का जो ये बजट है वो बजट कितनी वैल्यू का है, यानी कि टोटल खर्च इस बजट में कितने का किया जाएगा। सर ये बजट की जो वैल्यू है, या तो कोई कहे बजट की वैल्यू तो भी सेम आंसर, कोई पूछे बजट में खर्च कितना होगा तो भी सेम आंसर, कोई पूछे सरकार की प्राप्तियां कितनी होंगी तो भी सेम आंसर। लेकिन सरकार की ये जो प्राप्ति आती है, रिसीट्स आती है, उन रिसीट्स में सरकार एक और पॉइंट ऐड करती है, वो क्या, उधार। क्योंकि सरकार की प्राप्तियां सरकार के खर्चे से कम है और इसी को बराबर करने के लिए पैसा उधार लिया जाता है ताकि इस बजट को इंप्लीमेंट किया जा सके। तो यहां से जो डेटा आपको याद रखना है वो ये डेटा है, शायद आप देख पा रहे होंगे। टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द बजट क्या होगा, उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब अगर मैं हिंदी में कहूं तो उसे कहा जाता है राजस्व प्राप्ति, इसे कहा जाता है पूंजी प्राप्ति, इसे कहा जाता है पूंजी खर्च और इसे कहा जाता है राजस्व खर्च। तो ये जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज आप पढ़ लीजिए, यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप कोई और एग्जामिनेशन देने वाले हैं नेट के साथ साथ, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर, तो वहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर में अक्सर देखा गया है कि काफी इन डेप्थ जाकर करंट अफेयर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब बात आती है कि सर 4 घाटों की, एक आता है फिस्कल डेफिसिट, एक आता है रेवेन्यू डेफिसिट, एक आता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट और चौथा आता है प्राइमरी डेफिसिट। उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे जो घाटे हैं ये आपको पता होंगे। राजकोषीय घाटा क्या है, राजकोषीय घाटे की बात करूं तो मैं क्या कहूंगा सर, राजकोषीय घाटे का मतलब है सरकार के कुल खर्च में से
जब आप माइनस करते हो सरकार की कुल प्राप्ति, लेकिन प्राप्ति में किसे इंक्लूड ना करो, उधार को इंक्लूड ना करो, जो सरकार उधार ले रही है उसे इंक्लूड ना करो, तो उसके बाद जो अमाउंट बचेगी वो सरकार का क्या कहलाएगा, फिस्कल डेफिसिट कहलाएगा। या फिर ये कहो ये फिस्कल डेफिसिट वही अमाउंट है जो सरकार बोरो करेगी और उधार लेकर इस बजट के डेफिसिट को खत्म करके क्या करेगी, जीरो करेगी, ताकि इस बजट को इंप्लीमेंट किया जा सके। और हर बार ये जो फिस्कल डेफिसिट है इसे कैलकुलेट किया जाता है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो अगर हम बात करें लास्ट बजट में ये 4.9% था, और हम जानते हैं कि हर बार जब नया बजट आता है तो पिछले साल के बजट को या पिछले साल के बजट एस्टिमेट्स को रिवाइज किया जाता है। तो पिछली बार 4.9% का फिस्कल डेफिसिट एस्टिमेटेड था, रिवाइज करके कितना कर दिया 4.8, लेकिन इस साल के बजट के लिए कम हुआ है, दैट इज 4.4%, जो कि अच्छी बात है। जितना घाटा कम उतना बेटर है। अगर आप ध्यान से देखें यहां परसेंटेज में तो 0.4% कम हो गया, लेकिन अगर आप वैल्यूज में देखें तो वैल्यू में तो शायद 1000 करोड़ के आसपास या उससे भी कम का इफेक्ट पड़ा। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सर ये जीडीपी का कैलकुलेशन है, 4.4% ऑफ जीडीपी कौन से साल की? सर जिस साल की आप बात कर रहे हैं 25-26 की, और यहां 4.8% ऑफ जीडीपी किसका? सर ये है आपका 2024-25 का। तो कहने के लिए ये 0.4% कम हो गया, लेकिन एक्चुअल में अगर आप वैल्यू देखें 15,69,527 और यहां कितना है 15,68,936। तो एक्चुअल में 1000 करोड़ से भी कम हुआ है आपका फिस्कल डेफिसिट, लेकिन परसेंटेज में काफी गिरावट देखने को मिली। रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें वो भी कम हुआ, अब एज अ जीडीपी परसेंटेज 1.5% हो गया। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट काफी कम हुआ है, 3,10,000 करोड़ से कम होकर लगभग 96,000 करोड़ है, जो कि 0.3% ऑफ जीडीपी है। और अगर हम प्राइमरी डेफिसिट की बात करते हैं तो वो भी कम होकर 4,31,000 करोड़ से कम होकर लगभग 2,92,000 करोड़ पर आ चुका है, जो कि 0.8% है। तो ये फ्लो है पिछले कुछ सालों का। अगर मैं इस फ्लो की बात करूं तो आप देखेंगे ध्यान से, ये 2020-21 है, ये जहां मेरा कर्सर है ये 2020-21 है। ये कौन सा समय है? सर ये कोविड का समय है, जिस समय ये इतना ज्यादा हाई गया। क्यों कोविड का समय हुआ? सारा का सारा लॉकडाउन का सिचुएशन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होल्ड पे थी, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने अपने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए, जिसमें आत्मनिर्भर भारत था या फिर सपोर्टिंग इंडिया के लिए बहुत सारे पैकेजेस गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किए, जिससे गवर्नमेंट का खर्चा क्या था, बड़ा खर्चा बढ़ गया, लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट की रिसीट्स बढ़ नहीं रही, क्योंकि मार्केट में बिजनेस नहीं है, मार्केट में प्रोडक्शन नहीं है, टैक्सेस की इनकम बहुत कम हो गई। तो सरकार के खर्चे की बढ़ने की वजह से सरकार का फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ा, रेवेन्यू डेफिसिट भी बढ़ा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट भी बढ़ा और प्राइमरी डेफिसिट भी बढ़ा। लेकिन आपको याद क्या करना है? ये याद करना, ये डेटा जो मैं आपके लिए सर्कल कर रहा हूं, ये एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ध्यान रख पाए तो ये डेटा भी ध्यान रख लीजिए, ध्यान रख पाए तो काफी अच्छा, नहीं तो ये जो सर्कल की है वो आप भूल नहीं सकते, क्योंकि एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछा जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि सरकार का फिस्कल डेफिसिट है, यानी सरकार को पैसा बोरो करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि सरकार पैसा बोरो करेगी तो करेगी कहां से? तो सरकार जो पैसा बोरो करती है उसमें जो सबसे बड़ा हिस्सा है, सरकार का जो सबसे बड़ा बोरोइंग का हिस्सा है, वो ये देखो, अगर आप ऊपर देख पा रहे हैं तो वो क्या है? मार्केट बोरोइंग, यानी कि सरकार गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इशू करती है, यानी सरकार सरकारी प्रतिभूतियों को बेचकर पैसा रेज करती है। और सबसे बड़ा सोर्स ऑफ बोरोइंग, सरकार सबसे अधिक उधार कैसे लेती है? सरकार सरकारी प्रतिभूतियों को इंट्रोड्यूस करके मार्केट में इशू करके पैसा बोरो करती है, और ये सबसे बड़ा सोर्स है। और ये क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांसेस, सबसे बड़ा सोर्स क्या? तो सबसे बड़ा सोर्स क्या होगा? मार्केट बोरोइंग थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है जी, सबसे बड़ा सोर्स ये हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो उससे अगला जो सोर्स है वो है सिक्योरिटी अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स। उसके बाद अगर हम बात करें तो वो है आपका अदर्स, और येलो कलर में जो है दैट इज शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग अगर पिछले साल में देखें तो बढ़ने की बजाय कम किया है सरकार ने, शॉर्ट टर्म बोरोइंग को वापस किया और उसके बदले में लॉन्ग टर्म बोरोइंग की, क्योंकि शॉर्ट टर्म बोरोइंग ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया जाता है। सरकार ने अपने ब्याज दरों को कम करने के लिए शॉर्ट टर्म की बजाय लॉन्ग टर्म बोरोइंग की है। क्वेश्चन ये आता है कि सर सरकार का पैसा आएगा कहां से और जाएगा कहां? देखो, सरकार के पास जो सबसे ज्यादा हिस्सा आता है टोटल रिसीट का 24%, वो कहां से आ रहा है? सर वो उधार से आ रहा है। मतलब सबसे बड़ी सोर्स ऑफ रिसीट, इनकम नहीं कह रहा, इनकम तो गलत हो जाएगा, रिसीट यानी प्राप्तियां,
कमाई नहीं कह रहा, तो वो कितना है 24%। दूसरे पे क्या है सर, इनकम टैक्स, उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स और जीएसटी। तो यहां पे अगर मैं लिख दूं, क्योंकि ये फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, सबसे ज्यादा सोर्स ऑफ फंड्स गवर्नमेंट के लिए क्या है, उधार, उधार के बाद इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के बाद जीएसटी, जीएसटी के बाद कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब क्या होता है सर, निगम कर जो कि कंपनीज पर लगाया जाता है, कंपनी की इनकम पर जो टैक्स लगाया जाता है उसे कॉर्पोरेट टैक्स कहा जाता है। और उसके बाद फिर नॉन टैक्स रिसीट्स हैं। तो यहां तक अगर आप याद कर लेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जब क्रोनोलॉजी वर्ड तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ अगर अरेंज करने के लिए क्वेश्चन आ गया उसे क्रोनोलॉजी में इंक्लूड कर सकते हैं ना, कि सरकार कहां कहां से प्राप्ति करती है, बढ़ते से कम होते क्रम में लिखो। तो आपको यह पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा जो प्राप्ति है सरकार की वो उधार से है, उसके बाद इनकम टैक्स, फिर जीएसटी, फिर कॉर्पोरेट टैक्स और उसके बाद नॉन टैक्स रिसीट। अब कमाई तो कर ली, पैसा जाएगा कहां से, सरकार बहुत सारे काम करती है, पेंशन देती है, स्कीम चलाती है, स्टेट को देती है, सेंटर को, स्टेट गवर्नमेंट को देती है, यूनियन टेरिटरी को ग्रांट देती है। तो उसके आधार पर अगर हम कहें तो सरकार का सबसे बड़ा हिस्सा जो बाहर जा रहा है वो कहां जा रहा है, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटी, जो स्टेट को दिया जाता है एज पर दी फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट। अगर आपको याद हो तो मैंने पढ़ाई थी ये रिपोर्ट, और अगली जो फाइनेंस कमीशन है वो भी सेटअप हो चुका है, उसका रिपोर्ट भी आएगा जो कि 2026 से इंप्लीमेंट किया जाएगा। अब दूसरे पे क्या आएगा सर, ब्याज। अगर बोरोइंग्स, उधार ले रहे हो तो ब्याज भी देना पड़ेगा, तो आपका ब्याज का हिस्सा कितना है, 20%। अब उसके बाद जो अगला बड़ा खर्चा करती है सरकार, वो करती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स की अगर मैं बात करूं तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में 16% है, जिसमें हम कैपिटल आउटले ऑन डिफेंस एंड सब्सिडी को इंक्लूड किए बिना लिखते हैं, जहां पर डिफेंस 8% है और मेजर सब्सिडीज 6% है। तो सिर्फ सेंटर की सेक्टर स्कीम्स जो होती है, जिसमें सरकार या केंद्र सरकार अपनी जेब से पूरा पैसा लगाती है, उसे सेंटर सेक्टर स्कीम्स कहते हैं। और उन स्कीम्स में सरकार का सबसे बड़ा खर्च हो रहा है, तीसरे नंबर का खर्च हो रहा है, वो कितना, 16%। तो यहां पर भी अगर क्वेश्चन आया तो हम आंसर क्या देंगे, सबसे ज्यादा सरकार का पैसा कहां जाता है, स्टेट्स को जाता है, स्टेट्स को जो शेयर दिया जाता है टैक्सेस में से। उसके बाद जाता है सर ब्याज में, इंटरेस्ट पेमेंट में। उसके बाद जाता है सेंटर सेक्टर की स्कीम में। उसके बाद काफी सारे हैं, 8% पे अदर एक्सपेंडिचर है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका डिफेंस है। तो यहां पे आप कह सकते हैं डिफेंस लिख लीजिए, बराबर है किसके, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के। अगर आप इतना भी याद रखेंगे ये बहुत रहेगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैंने आपको 4 इंजन स्टार्टिंग में बताए थे। अब इन चारों इंजन को पढ़ने से पहले क्यों ना पहले हम बात कर लें कि इनकम टैक्स सरकार कैसे कैलकुलेट करेगी। आपको बहुत टाइम से ये सुबह से ही लगा होगा कि अब इनकम टैक्स से क्या होगा, क्या चेंजेस आएंगे। तो एक बार जल्दी से इनकम टैक्स वाली बात पे बात कर लेते हैं, आपको अच्छा लगेगा। फिर वापस आकर ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है इसको जल्दी से कवर कर लेंगे। अब अगर सबसे पहले पॉइंट पे मैं बढ़ूं, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि सर सरकार के पास जो टैक्स आता है या टैक्स से जो सरकार पैसा कमाती है, जो टैक्स रिसीट्स हैं, अगर आप उन टैक्स रिसीट्स की बात करें तो उन टैक्स रिसीट्स में हिस्सा कितने परसेंट किसका है। तो अगर आप ध्यान से देखें, सरकार का जो कुल कर प्राप्ति है, सरकार की जो कुल कर प्राप्ति है वो कितनी है, 12% ऑफ जीडीपी। आपके देश का जो सकल घरेलू उत्पाद है उसका 12% जो वैल्यू आएगी वो आपके गवर्नमेंट की टोटल टैक्स रिसीट है। अब इस 12% में सबसे अधिक जो हिस्सा है यानी कि 7.1% वो कहां से आ रहा है सर, वो आ रहा है प्रत्यक्ष कर से यानी कि डायरेक्ट टैक्स से। उसके बाद जो अगला हिस्सा आ रहा है वो है 4.9%, वो कहां से आएगा सर, इनडायरेक्ट टैक्स से। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब इसमें जीएसटी भी आ गया, जीएसटी के साथ साथ जो अदर टैक्सेस जो जीएसटी के साथ अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं अंडर इनडायरेक्ट टैक्स, उसे इंक्लूड किया जाता है। अब अगर कोई पूछे कि सर ये जो परसेंटेज है क्या ये पहले के मुकाबले इंक्रीज हुआ है, सर बिल्कुल इंक्रीज हुआ है। 6.9 से बढ़कर कितना हुआ, 7.1%। 6.9 से बढ़कर कितना हुआ, 7.1%। और ये काफी बड़ा इंक्रीज है। और यही एक रीजन है कि इनकम टैक्स इतना ज्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से इस साल सरकार ने अपने इनकम टैक्स स्लैब में चेंजेस किए और इनकम टैक्स स्लैब्स को कम किया, आपको रिबेट्स दिए, आपको बेनिफिट्स दिए। अब आते हैं उस क्वेश्चन पे जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था कि सर अब कैलकुलेशन होगी तो होगी कैसे। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। ये कहा जा रहा है कि सर अगर आपकी इनकम 12 लाख है तो उस पर टैक्स है 0, और दूसरी तरफ हमें ये स्लैब दे दी
सर ये समझ तो नहीं आ रहा कहना क्या चाह रहे हो। आओ इसको समझते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी इनकम 0 से 4 लाख है तो टैक्स कितना होगा 0। अब मान लो आपकी इनकम 12 लाख है, ठीक है। अगर आपकी इनकम 12 लाख है तो यहां पर 4 लाख की इनकम पर आपका टैक्स कितना हो गया 0। अगर आपकी इनकम 4 से 8 लाख है, यानी कि 4 लाख की इनकम हो गई ना इस स्लॉट में, तो उस 4 लाख पे 5% कितना होगा सर, 20,000 होगा। अब 8 से 12 लाख में 4 लाख रुपए हो गई, उस पर 10% का टैक्स कितना हो गया सर, 10% का टैक्स कितना हो गया सर, 40,000। उस हिसाब से अगर मैं देखूं, अगर आपकी इनकम 12 लाख है तो 12 लाख में से 4 लाख पे 0, अगले 4 लाख पे 5%, उससे अगले 4 लाख पे 10%, तो आपको जो टोटल टैक्स देना चाहिए था वो कितना था, 60,000। अभी इस पे जो एजुकेशन सेस है, हेल्थ सेस है, वो तो मैंने इंक्लूड ही नहीं किया, वो बाद में लगेगा। अब गवर्नमेंट क्या कहती है, नहीं सर ये गलत है। क्यों गलत है, आपने जो कैलकुलेशन की उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम आपको दे रहे हैं टैक्स रिबेट। टैक्स रिबेट, वो टैक्स रिबेट कितनी है वो सर, वो टैक्स रिबेट है अप टू 60,000, अप टू 60,000। यानी अगर आपकी इनकम 12 लाख या उससे कम है तो सरकार आपका जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो कितना होगा, 60,000 या उससे कम होगा। उस सारे टैक्स को सरकार क्या करेगी, रिबेट देगी, यानी उस पर 0 कर देगी। सरकार कहेगी 60,000 आपका टैक्स बन रहा है, 0 रिबेट, कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ ये पॉइंट। अब अगला पॉइंट आता है कि सर अगर आपकी इनकम 13 लाख रुपए है तो क्या होगा। 13 लाख रुपए अगर आपकी इनकम है, या 15 लाख रुपए अगर आपकी इनकम है, 15 लाख अगर आपकी इनकम है तो यहां तक तो सही है। 12 से 16 लाख के केस में आपकी इनकम कितनी है, 3 लाख रुपए। 12 से 16 यानी आपकी तो 15 लाख तक, 3 लाख रुपए, उसमें 15,000 यानी 45,000। अब सरकार क्या कहेगी, इसे ऐड कर लो। अब कोई बेनिफिट नहीं है, अब तो 0 से ऐड करो, तो उस हिसाब से आपका जो टैक्स बनेगा वो कितना बनेगा सर, 1,25,000 रुपए बनेंगे। वो टैक्स कितना बनेगा, वो बनेगा 1,25,000 रुपए। अब यहां पे एक और टर्म आ रही है, वो टर्म क्या है सर, उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब मुझसे कोई पूछे स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब क्या। स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब है कि आपकी जो ग्रॉस इनकम है, आपकी जो कुल इनकम है, कंडीशन एक ही है कि वो इनकम कौन सी होनी चाहिए, सैलरीड इनकम होनी चाहिए। सैलरीड इनकम का मतलब जो आप जॉब कर रहे हैं, उस जॉब से जो आपको पर मंथ सैलरी मिल रही है, जो आपको पर मंथ सैलरी मिल रही है, वो पर मंथ सैलरी से ही इनकम होगी। तो उस इनकम पर फ्लैट 75,000 रुपए का आपको क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। जब ये 75,000 रुपए माइनस करोगे तो जो अमाउंट बचेगी उसे हम क्या कहेंगे, टैक्सेबल इनकम कहेंगे। उसे क्या कहा जाएगा, टैक्सेबल इनकम कहा जाएगा। अगर मैं 15 लाख के हिसाब से सोचूं तो मेरी जो ग्रॉस सैलरी थी, जो मेरी ज्वाइनिंग लेटर में लिखा है ग्रॉस सैलरी 15 लाख, उस पे पहले 75,000 रुपए माइनस किए जाएंगे। वो कितना बचेगा, 14,25,000। अब जो मेरा टैक्स है वो 14,25,000 पे कैलकुलेट होगा। सर यहां तक तो कोई फर्क आएगा नहीं, अब आगे फर्क आ जाएगा, और आगे फर्क आकर क्या होगा सर, ये हो गया 2,25,000। 2,25,000 पे अब आप क्या करेंगे, 15% टैक्स कैलकुलेट करेंगे। अगर मैं मोटी मोटी बात करूं तो ये हो गया 22,500 और हो गया 11,250। तो अगर आप देखेंगे तो लगभग लगभग ये बनेगा 33,750 रुपए। तो जो पहले आपका टैक्स बना था कितना, सब पहले जो आपका यहां पर टैक्स बना था 15 लाख के केस में 45,000, वो 45,000 से कम होकर कितना हो गया, 33,750, क्योंकि आपको क्या मिला, स्टैंडर्ड डिडक्शन। लेकिन अगर आप दुकान चलाते हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं, तो उस केस में आपको ये 75,000 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उस केस में आपको ये 75,000 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है जी, क्लियर हो गई। तो ये स्लैब आपको याद रखनी है, 0 से 4 लाख 0, 4 लाख से 8 लाख 5%, 8 से 12 10%, 12 से 16 15%, 16 से 20 20%, 20 से 24 लाख 25%, और 24 लाख से ज्यादा 30%। इससे पहले कहानी डिफरेंट थी, अब उसे बदल दिया गया है। क्लियर है, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब एक पॉइंट है जो पता नहीं आप लोग जानते हैं नहीं, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सरकार ने एक और टर्म यूज की है यहां पर, मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ, मार्जिनल रिलीफ का मतलब क्या है कि अगर मेरी टैक्सेबल इनकम, अगर मेरी टैक्सेबल इनकम, ध्यान से सुनना, अगर मेरी टैक्सेबल इनकम 12 लाख है तो मेरे ऊपर टैक्स कितना हो गया सर, 0 हो गया। अगर मेरी टैक्सेबल इनकम 12 लाख है, टैक्सेबल इनकम का मतलब अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई है 75,000 माइनस करके 60,000 हो गया, उस पर आपने 60,000 की रिबेट दे दी, 0 हो गया। अब अगर किसी की इनकम थी 12,85,000 रुपए,
उस पर 75,000 रुपये आपने क्या लगा दिया, स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो उसकी जो टैक्सेबल इनकम बनी वो कितनी बनी, 12,10,000। अब सर जैसे 12,10,000 रुपये बनी तो उसे ये रिबेट तो मिलेगी नहीं, क्योंकि ये रिबेट किसको मिल रही है सर, ये रिबेट सिर्फ उसको मिल रही है जो कि 12 लाख या उससे कम कमा रहा है एज अ टैक्सेबल इनकम। अब उस केस में उसका टैक्स कितना होगा, 20,000, 40,000, 60,000 और 1,000 पे 15%, यानी 1,500 रुपये, तो 61,500 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। कब, जब आपकी सैलरी सिर्फ कितनी बढ़ी, 10,000। सरकार ने कहा ऐसा नहीं होगा, हम आपको मार्जिन रिलीफ देंगे। मार्जिन रिलीफ का मतलब ये है कि आपकी टैक्सेबल इनकम पर जो टैक्स बनेगा, अगर वो टैक्स आपके 12 लाख के डिफरेंस से ज्यादा है, 12 लाख के डिफरेंस से ज्यादा है, तो उस केस में आप सिर्फ क्या देंगे, वो टैक्स अमाउंट देंगे। कहना क्या चाह रहा हूं, समझो जरा। इस केस में आपकी जो इनकम है, टैक्सेबल इनकम है, वो 12 लाख से कितनी ज्यादा है, 10,000, और उस पर टैक्स जो टोटल बना वो कितना, 61,500। तो दोनों में से बड़ा कौन सा हुआ, टैक्स अमाउंट बड़ी हुई ना, तो सरकार कहेगी टैक्स मत दो, 10,000 रुपए दे दो एज अ टैक्स। जो ज्यादा अमाउंट है, डिफरेंस जो है, वही पे कर दो एज अ टैक्स। और ये बेनिफिट आपको कब तक मिलेगा, अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 12,75,000 तक है, और अगर मैं ग्रॉस इनकम की बात करूं, स्टैंडर्ड डिडक्शन को इंक्लूड कर लूं, तो 13,50,000। यानी कि अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं, 13,50,000 या उससे कम की आपकी इनकम है, तो उस केस में आपका टैक्स काफी कम होगा। और अगर आपकी ग्रॉस इनकम 12,75,000 तक है, तब आपके ऊपर टैक्स क्या होगा, 0। और अगर इसके बीच में है तो आपको पूरा टैक्स देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो इंक्रीज्ड वैल्यू है, जितना पैसा इंक्रीज हुआ है उसी इंक्रीज्ड को टैक्स पे कर दो। ये कहलाता है मार्जिनल बेनिफिट। क्लियर हो गया ये पॉइंट। चलिए, तो आई होप अब इनकम टैक्स से रिलेटेड जो भी डाउट्स थे वो क्लियर जरूर हुए होंगे। अब अपने दोस्तों को, परिवार वालों को जरूर समझाइएगा कि स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है, मार्जिन रिलीफ क्या है, और उसके साथ साथ रिबेट क्या है। इतना ही नहीं, सीनियर सिटीजन्स ने अगर कोई एफडी करवाई है जिस पर आपको पहले ब्याज पर 50,000 का डिडक्शन मिलता था, अब वो 50,000 का जो टीडीएस का डिडक्शन है वो 1 लाख की लिमिट हो गई है। यानी अगर आपका ब्याज 1 लाख तक है तो उस पर कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या, फॉर सीनियर सिटीजन जिनकी एज 60 साल से ऊपर है। अगर आपको रेंट मिल रहा है, उस रेंट इनकम पे आप 2,40,000 रुपए से ज्यादा अगर टैक्स होता था तो उस पर टीडीएस कटता था, लेकिन अब इसी लिमिट को बढ़ाकर कितना कर दिया, 6 लाख रुपए। और अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस बार आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरा और उसमें आपको लगता है कोई गलती होगी, तो अगले 4 साल तक आप जब भी चाहें अपनी उस गलती को सुधार सकते हैं। पहले ये 2 साल का समय था, लेकिन अब इस 2 साल के समय को बढ़ाकर कितना कर दिया, 4 साल। और निर्मला सीतारमण जी ने कहा था अपनी स्पीच में कि वी ट्रस्ट टैक्स पेयर्स, और इसीलिए हम इस वैल्यू को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। अब अगले 15 से 20 मिनट में जो जो चीजें नई आई हैं वो जल्दी से देख लेते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में केसीसी, सर ये तो नया नहीं आया, तो फिर क्यों बता रहे हो, बता रहा हूं। पहले केसीसी में जो आपको किसान क्रेडिट कार्ड है, जिसके तहत किसान बैंकों से सब्सिडी पे लोन लेते थे, सब्सिडाइज रेट पे लोन लेते थे। उस सब्सिडाइज रेट पे जो लोन मिलता था उसकी लिमिट थी 3 लाख रुपए। अब उसी क्रेडिट लिमिट को बढ़ाकर कितना कर दिया, 5 लाख रुपए। यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड पर जो आप क्रेडिट लिमिट ले रहे हैं, वो लिमिट पे जहां आपको सब्सिडाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है, उसकी लिमिट जो पहले 3 लाख थी लोन की, अब उसे बढ़ाकर कितना कर दिया, 5 लाख। ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या, सरकार चाह रही है नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स। याद करो ग्रीन रेवोल्यूशन, तब भी तो सरकार लेकर आई थी हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड। अब फिर से उसी इतिहास को दोहराया जा रहा है। सरकार हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स को इंट्रोड्यूस करना चाहती है, तो एक मिशन लाया गया जिसमें डेवलप किया जाएगा, फैलाए जाएंगे, प्रोपगेट किए जाएंगे, फार्मर्स को बताया जाएगा कि अब आप हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स को यूज करो। ये आपको फायदा देगा किसके अगेंस्ट, एक तो कीड़ों के, मतलब जो भी बीमारी हो जाती है फसल में उसके अगेंस्ट आपको बेनिफिट देगा, और जो आज की डेट में क्लाइमेट इतना बदल रहा है उस क्लाइमेट से लड़ने की हिम्मत रखते हैं ये हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। 100 से ज्यादा वेराइटीज जो जुलाई 2024 से इंट्रोड्यूस की गई, अब उनका कमर्शियलाइजेशन किया जाएगा। कमर्शियलाइजेशन का मतलब अब वो ओपनली फार्मर्स तक पहुंचाए जाएंगे ताकि फार्मर्स उन्हें यूज करें, और एंड ऑफ द डे हमारी जो एग्रीकल्चर फूड रिक्वायरमेंट्स है, एग्रीकल्चर ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स है, वो अचीव हो जाए। अगली बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, मार्क कर देता हूं, प्रधानमंत्री धन धान्य
कृषि योजना, धन धान्य कृषि योजना क्या है सर? सरकार डेवलप करेगी या कवर करेगी 100 डिस्ट्रिक्ट को जो कि लो प्रोडक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उन डिस्ट्रिक्ट्स में हेल्प किया जाएगा फार्मर्स को कि उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए। हेल्प के केस में सरकार हर तरह की हेल्प करेगी ताकि वो जो लो प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कम है वहां पर वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बढ़ाया जा सके। अगले पॉइंट पे बढ़ता हूं, मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी। 5 साल का एक मिशन इंट्रोड्यूस किया गया जहां पे सरकार कॉटन प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहती है और उसके साथ साथ सस्टेनेबल कॉटन फार्मिंग को प्रमोट करना चाहती है और ये अलाइंड है विद द गवर्नमेंट्स 5F। याद है ये काफी न्यूज में था, 5F, फार्म से फैशन। अगर आपको ये याद आ रहा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मोदी जी के या एनडीए गवर्नमेंट के ये 5 Fs का क्या मतलब है। एनडीए गवर्नमेंट के ये 5 Fs का क्या मतलब है? मैं अगर हिंट दूं तो इसमें हिंट में अगर आप लेना चाहें तो क्या क्या पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने होंगे सर? इसमें पहली चीज जो आपको दिमाग में रखनी होगी वो ये है फार्म। फार्म से अगला पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा फैशन, फार्म, फैक्ट्री, फैशन, फिर उसके बाद फॉरेन। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखकर, ये हिंट मैंने आपको दे दिया, ये पांचों के पांचों क्रम में कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। अगला पॉइंट मखाना बोर्ड। मखाना आज की डेट में ड्यू टू हेल्थ एंड ऑल, आज हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो चुका है हमारी कंट्री में। तो मखाने एक ऐसी चीज है जो काफी ज्यादा कंज्यूम किए जा रहे हैं और इन्हीं की प्रोडक्शन को और कमर्शियलाइज करने के लिए और बढ़ाने के लिए मखाना बोर्ड सेटअप किया जाएगा बिहार में, जहां पर मखाना प्रोड्यूसर्स को मिलाकर एफपीओस, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाएंगी। अगला पॉइंट देखो, फिशरीज की बात करें तो इंडिया रैंक करता है सेकंड लार्जेस्ट ग्लोबली इन द फिश प्रोडक्शन। इंडिया विश्व का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, उत्पादन है किसका? फिश प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक क्या है? सेकंड। सी फूड एक्सपोर्ट्स आर वैल्यूड अराउंड 60,000 करोड़। जो सी फूड प्रोडक्ट्स हैं या सी फूड एक्सपोर्ट्स हैं वो लगभग 60,000 करोड़ की है। अगर मुझसे कोई कहे ना एग्रीकल्चर गुड्स को अरेंज करो इन टर्म्स ऑफ देयर एक्सपोर्ट्स, असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चन पूछा गया तो उसमें सबसे पहले जो आएगा वो आएगा राइस। अगर मैं बासमती प्लस नॉन बासमती राइस को मिला लेता हूं तो, और अगर मैं बासमती और नॉन बासमती को एक साथ नहीं मिलाता, अलग अलग लिखता हूं, तो उस केस में पहले रैंक पे आएंगे आपके मेरीन प्रोडक्ट्स। तो याद रखिएगा जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होते हैं एग्रीकल्चर गुड्स, वो कौन से गुड्स हैं सर? दे आर मेरीन प्रोडक्ट्स, दे आर सी प्रोडक्ट्स। तो ये याद रखिएगा। अगर राइस बासमती और नॉन बासमती अलग है, अगर इनको अलग अलग किया तो सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन है वो किसका है? मेरीन प्रोडक्ट्स का है। ये याद रखना आपको इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट क्या? गवर्नमेंट ने रीओपन किए अपने 3 डॉर्मेंट, बंद पड़े हुए यूरिया प्लांट, ताकि यूरिया की जो रिक्वायरमेंट है वो इंडिया में पूरी की जा सके। और उसके साथ साथ असम में एक नया यूरिया प्लांट भी सेटअप किया जाएगा। तो ईस्टर्न रीजन में जो 3 बंद पड़े थे उसे भी ओपन किया गया और उसके साथ साथ एक प्लांट जिसका एनुअल कैपेसिटी 12.7 लाख मेट्रिक टन है विल बी सेटअप इन असम। तो असम में 12.7 लाख मेट्रिक टन के यूरिया प्लांट को सेटअप भी किया जाएगा। इंडिया का पोस्टल सर्विस एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, 1.5 लाख से ज्यादा रीजनल पोस्ट ऑफिसेज है। अब उनमें पोस्ट पेमेंट बैंक्स भी आ गए जिसे हम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स कहते हैं, जिनका उसके साथ साथ 2.4 लाख का डाक सेवक का भी एक नेटवर्क है। अब सरकार क्या कह रही है कि इस नेटवर्क को हम यूज करेंगे ताकि लॉजिस्टिक सेवाओं को बेहतर बनाया जा सके रूरल एरियाज में। मतलब क्या हुआ कि अगर आज आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हैं तो जो ऑर्डर मेट्रो सिटी में, अर्बन सिटी में जल्दी आता है, रूरल एरिया में आने में उसमें समय लगता है। लेकिन इसी लॉजिस्टिक को और तेजी से पहुंचाने के लिए ये नेटवर्क का यूटिलाइजेशन किया जाएगा। यानी जो नेटवर्क ऑलरेडी सेटअप है, क्यों ना उसकी मदद से रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट या जो भी मटेरियल रिक्वायरमेंट रूरल एरियाज में उसे बढ़ाएं ताकि रूरल एरिया की इकोनॉमी समय के साथ डेवलप हो सके। अगला पॉइंट आता है एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। हम सब जानते हैं, लेकिन शायद हम ये नहीं जानते कि सरकार ने एमएसएमई की डेफिनेशन को बदल दिया। कैसे बदला सर? सरकार ने कहा कि माइक्रो एंटरप्राइजेस या स्मॉल एंटरप्राइजेस या मीडियम किस बेसिस पे डिफाइन होती है? निवेश किस पर? केवल प्लांट्स और मशीनरी, कंस्ट्रक्शन और लैंड प्राइस को इंक्लूड नहीं किया जाता। अब इसमें अगर मैं कहूं तो निवेश जो पॉइंट है,
माइक्रो कहा जाता था उस संस्था को जिसका निवेश 1 करोड़ या उससे कम है, लेकिन अब इस निवेश की थ्रेशोल्ड लिमिट को बढ़ाकर कितना कर दिया सर, 2.5 करोड़। यानी कि अब माइक्रो यूनिट वो यूनिट है जिसका इन्वेस्टमेंट लिमिट 2.5 करोड़ है और टर्नओवर लिमिट 5 करोड़ नहीं, कितना है, 10 करोड़। यानी कि टर्नओवर लिमिट को 2 गुना बढ़ाया गया, इन्वेस्टमेंट लिमिट को 2.5 गुना बढ़ाया गया। स्मॉल के लिए जो पहले इन्वेस्टमेंट लिमिट 10 करोड़ थी उसे बढ़ाकर 25 करोड़ कर दिया, मीडियम को बढ़ाकर 125 करोड़ कर दिया और टर्नओवर स्मॉल के लिए 100 करोड़, मीडियम के लिए 500 करोड़। ये डेटा बड़ा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। इसके साथ साथ अब अगर आप एक एमएसएमई यूनिट है और आपको लोन की जरूरत है और अगर आपका बैंक आपको लोन नहीं देता तो क्रेडिट गारंटी आप ले सकते हैं। क्रेडिट गारंटी का मतलब कुछ कंपनीज हैं जो आपके बिजनेस को देखकर आपके लोन की गारंटी देती है बैंक को, और ये जो लोन की गारंटी दी जाती है बैंक को वो एक बड़े नॉमिनल परसेंटेज दी जाती है और वो नॉमिनल परसेंटेज अराउंड 1% है, अराउंड 1% है, लेकिन उसमें लिमिट है। पहले एमएसएमई को क्रेडिट गारंटी दी जा सकती थी सिर्फ कितने की, 5 करोड़ की, लेकिन अब इस क्रेडिट गारंटी को बढ़ाकर कितना कर दिया, 10 करोड़। यानी कि अब एमएसएमई 10 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गारंटी स्कीम। स्टार्टअप्स के लिए ये लिमिट 10 से बढ़ाकर कितनी कर दी, 20 करोड़। और अगर आप कोई एक्सपोर्ट एमएसएमई है जो कि अच्छा खासा काम कर रहे हैं एक्सपोर्ट के फील्ड में, यानी कि निर्यात के क्षेत्र में, उस केस में आपके लिए जो क्रेडिट गारंटी स्कीम की लिमिट है या क्रेडिट गारंटी फैसिलिटी है वो कितने तक की अलाउड है, 20 करोड़ तक की अलाउड है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। एमएसएमई से रिलेटेड कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट है, एमएसएमईज में माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए सरकार ने कहा कि हम क्रेडिट कार्ड इशू किए जाएंगे और वो जो क्रेडिट कार्ड इशू किए जाएंगे उनकी लिमिट होगी 5 लाख। ये मिलेंगे किनको, जो माइक्रो एंटरप्राइजेस उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर्ड है, और इस साल में लगभग 10 लाख क्रेडिट कार्ड इशू करने का टारगेट रखा गया। आप जानते हैं एमएसएमई भारत का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिसकी जीडीपी कंट्रीब्यूशन लगभग 26% है, 29% है, और एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन लगभग 45% है, लेकिन इसकी जो क्रेडिट रिक्वायरमेंट है, जो इसे ऋण की जरूरत है, वो पूरी नहीं होती। तो इसलिए सरकार समय दर समय कुछ ना कुछ कार्य करती रहती है, लेकिन ये एमएसएमई के लिए नहीं है, ये केवल किसके लिए है, माइक्रो एंटरप्राइजेस। क्रेडिट कार्ड नई इंट्रोडक्शन 5 लाख की लिमिट के साथ। उसके साथ सरकार ने कहा ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फंड इंट्रोड्यूस किया जाएगा स्टार्टअप्स के लिए, जहां पर लगभग 91,000 करोड़ रुपए की कमिटमेंट आज तक दे दी गई है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये नया इंट्रोडक्शन है स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स। अगर कोई ऐसा बिजनेसमैन, मान लो आप एक नया बिजनेस करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर है, इससे पहले आप जॉब कर रहे थे या पढ़ रहे थे, तो उस केस में आपको 2 करोड़ तक का लोन दिया जाएगा, 2 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाएगा। और टारगेट क्या है सर, टारगेट है कि 5 लाख विमेन, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब, यानी कि अगर विमेन हो उस कंपनी की या उस यूनिट की हेड, या शेड्यूल कास्ट से हो कोई या शेड्यूल ट्राइब से हो, तो 2 करोड़ तक का लोन दिया जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये इंस्पायर्ड है स्टैंड अप इंडिया स्कीम से। स्टैंड अप इंडिया स्कीम में सरकार ने कहा था हर बैंक की हर ब्रांच एटलीस्ट एक लोन देगी विमेन को अप टू 1 करोड़, जो कि नया एंटरप्रेन्योर शुरू कर रही है, नई बिजनेस शुरू कर रही है, और एक लोन जरूर देगी टू दी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स। अब उसी वैल्यू को, जो 1 करोड़ की वैल्यू थी पहले स्टैंड अप इंडिया में, उसे बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया। टारगेट क्या, 5 लाख विमेन, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स को लोन दिया जाएगा। और ड्यूरिंग इसका टेन्योर कितना रखा गया सर, 5 साल का समय रखा गया। अब सरकार ने फोकस किया किस पर, हमारे फुटवेयर एंड लेदर सेक्टर पर। तो सरकार ने एक स्कीम इंट्रोड्यूस की है, फोकस प्रोडक्ट स्कीम फॉर फुटवेयर एंड लेदर सेक्टर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप स्कीम समझा तो रहे नहीं हो, बस पढ़ते जा रहे हो। उसका रीजन है स्कीम की डिटेल्स अब आने वाले दिनों में धीरे धीरे करके आएंगी। जैसे जैसे वो डिटेल्स आती रहेंगी मैं अलग अलग आपको वो स्कीम्स वीडियो के माध्यम से, लाइव सेशन के माध्यम से समझाता रहूंगा। तो अभी मेरा काम है बस आपको सारी पिक्चर दिखा दूं, ताकि जब मैं वो स्कीम्स आपके साथ डिस्कस करूं, जब मैं डिटेल में चीजें आपके साथ डिस्कस करूं ओवर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, तो आपको याद रहे और आप रिलेट कर पाए कि हाँ ये बजट से है। तो फोकस प्रोडक्ट स्कीम फॉर फुटवेयर एंड लेदर सेक्टर्स will support design capacity, component manufacturing and machinery requirement for the production of non-leather footwear as well। तो सरकार ने क्या कहा कि सर फुटवेयर और लेदर सेक्टर को सपोर्ट किया जाएगा, और उसके साथ साथ जो नॉन लेदर फुटवेयर्स भी मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उसे भी हम सपोर्ट करेंगे। और इस सपोर्ट से सरकार को उम्मीद है कि लगभग 22 लाख का
लगभग 22 लाख की एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और इससे जो टर्नओवर निकलेगा वो लगभग 4 लाख करोड़ का टर्नओवर होगा और इससे जो एक्सपोर्ट होगा वो लगभग 1,10,000 करोड़ का होगा। तो सरकार ने फोकस किया कौन से सेक्टर को? फुटवेयर सेक्टर, लेदर सेक्टर, जिसमें नॉन लेदर फुटवेयर सेक्टर्स को भी इंक्लूड किया जा रहा है। टारगेट क्या? 22 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, 4 लाख करोड़ का टर्नओवर, 1,10,000 करोड़ की एक्सपोर्ट्स। इतना ही नहीं, सिर्फ लेदर सेक्टर नहीं, सिर्फ फुटवेयर सेक्टर नहीं, लेकिन सरकार ने नेशनल एक्शन प्लान बनाया फॉर टॉयज। सरकार चाहती है कि भारत विश्व में एक बड़ा एक्सपोर्टर बने, किसका? टॉयज का। और इसी टारगेट को अचीव करने के लिए इस नेशनल एक्शन प्लान को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसकी डिटेल बहुत जल्द हमें दी जाएगी। अभी के लिए यह है कि सरकार डेवलप करेगी क्लस्टर्स, स्किल इनहांस करेगी पब्लिक का, मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इनहांस करेगी ताकि हाई क्वालिटी, यूनिक, इनोवेटिव, सस्टेनेबल टॉयज को बनाया जाए और वो रिप्रेजेंट करे इंडिया का ब्रांड, दैट इज मेड इन इंडिया ब्रांड। अगला आया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी। अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट को सेटअप किया जाएगा कहां? बिहार में, जो प्रोवाइड करेगा क्या? स्ट्रॉन्ग फ्लिप टू द फूड प्रोसेसिंग एक्टिविटीज इन द एट एंटायर ईस्टर्न रीजन्स। समझो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। कोई पूछे इंस्टीट्यूट कहां सेटअप होगा? बिहार। टारगेट क्या है सर? टारगेट है पूरे का पूरा ईस्टर्न इंडिया, जिसमें 8 स्टेट्स हैं, आप जानते हैं 7 सिस्टर स्टेट्स, और उसके साथ साथ आपकी ये गिवन स्टेट। अगले पॉइंट पे बढ़े। अगला पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग मिशन। सरकार ने अगला जो पॉइंट इंट्रोड्यूस किया वो है मैन्युफैक्चरिंग मिशन। गवर्नमेंट सेटअप करेगी एक नया नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन जो कवर करेगा स्मॉल, मीडियम, लार्ज इंडस्ट्रीज को, ताकि मेक इन इंडिया को और बड़ा बनाया जा सके, और ज्यादा प्रोडक्शन हो सके, और ज्यादा एक्सपोर्ट हो सके, जिसके लिए सरकार पॉलिसी बनाएगी, सरकार नए नए प्लान्स को एग्जीक्यूट करेगी, सरकार अपनी रूल्स रेगुलेशंस को देखेगी, चेंज करेगी, और अगर जरूरत पड़ी तो मॉनिटर करेगी, ताकि सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर जो भी पब्लिक को जरूरत है वो पूरी की जाए और भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बने। क्योंकि भारत का जो आयात है मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का वो नेगेटिव है, यानी हम आयात ज्यादा करते हैं इन कंपैरिजन टू एक्सपोर्ट, किसका? मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ, या मर्केंडाइज गुड्स का, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ सर्विस सेक्टर की बात करें तो सर्विस सेक्टर में इंडिया का एक्सपोर्ट ज्यादा है इन कंपैरिजन टू इंपोर्ट। अगला देखो, क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग फॉर क्लाइमेट फ्रेंडली डेवलपमेंट। तो सरकार ने एक और नया इनिशिएटिव लिया है, क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को सेटअप किया जाएगा ताकि सोलर पीवी सेल्स, ईवी बैटरीज, मोटर्स, कंट्रोलर्स, विंड टर्बाइंस, इन सारे के सारे इक्विपमेंट्स को बनाया जाए। लेकिन ना तो मैन्युफैक्चरिंग करते समय उसका इंपैक्ट एनवायरनमेंट पे आए, और ऑब्वियसली जब वो मैन्युफैक्चर हो गए उनको यूज करेंगे तो वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली तो है ही। तो उस केस में क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग फॉर क्लाइमेट फ्रेंडली डेवलपमेंट की, बाद में तो क्लाइमेट फ्रेंडली होना ही है, वो तो सही है, लेकिन पहले भी क्लाइमेट फ्रेंडली रहो। जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो उसमें वेस्ट कम से कम हो, और अगर वेस्ट है तो उस वेस्ट को क्या करो? मैनेज करो। आखिरी सेगमेंट है हमारा। आखिरी सेगमेंट क्या है? दैट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में मैं बता देता हूं आपको क्या क्या पढ़ना है। पढ़ना सब है, याद क्या करना है? सरकार ने कहा कि अटल टिंकर लैब्स बनाई जाएंगी, 50,000 अटल टिंकर लैब्स बनाई जाएंगी अगले 5 सालों में। ये पॉइंट याद रखना है। उसके बाद जो अगला याद रखना है वो ये, नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग। 5 नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग सेटअप किए जाएंगे आपकी कंट्री में, ताकि आपकी पब्लिक को, हम जैसे लोगों को, जनता को ग्लोबल एक्सपर्टीज दी जा सके, ग्लोबल पार्टनरशिप होगी, और वहां जो स्किल डेवलपमेंट होगी वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मैच करेगी। इसके साथ एक ये पॉइंट याद रखिएगा, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम का मतलब अब इंडिया की जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उसमें भी स्कूल बुक्स और हायर एजुकेशन बुक्स अवेलेबल होंगी, ताकि बेटर तरीके से आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो बच्चों तक पहुंच सके। उसके बाद अगर हम आगे बात करें, सरकार ने कहा, या निर्मला सीतारमण जी ने अपनी स्पीच में कहा कि 3 सेंटर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए पहले बना चुके हैं। एक बनाया था एग्रीकल्चर के लिए, एक बनाया हेल्थ के लिए, एक बनाया सस्टेनेबल सिटीज के लिए। ये अनाउंस हुए थे 2023 में। अब मैं चौथा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंट्रोड्यूस कर रही हूं, अनाउंस कर रही हूं, लेकिन कौन से क्षेत्र के लिए? एजुकेशन सेक्टर के लिए, और जिसको बनाने के लिए कितना पैसा निवेश किया जाएगा? 500 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। अगला आता है एक्सपेंशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन। तो मेडिकल एजुकेशन के लिए सरकार ने कहा कि 10,000 एडिशनल सीट्स प्रोवाइड की जाएंगी अगले साल में, और लगभग
75,000 सीट्स बढ़ा दी जाएंगी अगले 5 सालों में। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा। उसके बाद ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, डे केयर कैंसर सेंटर्स। डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे हर डिस्ट्रिक्ट में। शुरुआत में कहें तो इस साल 200 सेंटर्स ऐसे बनेंगे, लेकिन अगले 3 सालों में हर डिस्ट्रिक्ट में डे केयर कैंसर सेंटर होगा। डे केयर कैंसर सेंटर का मतलब है कि आप आए, सुबह से शाम तक आपकी केयर होगी, उसके बाद अगर बेटर है तो आप घर जाके रेस्ट कर सकते हैं, वरना आपको वहां स्टे करना होगा। इवन ये भी है कि अगर रिक्वायरमेंट है, आपको इमीडिएट कोई मेडिसिन की जरूरत है या इमीडिएट कोई डॉक्टर की जरूरत है रिलेटेड टू कैंसर, वो सर्विसेज भी वहां प्रोवाइड की जाएंगी। अगला पॉइंट भी याद करने वाला, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम, जिसमें ऑलरेडी 68 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को फायदा हुआ है। अब उनमें क्या कहा गया कि सर अब हमने उनको 10,000 का पहले लोन दिया, जिसने वापस किया उसको बिना सिक्योरिटी 20,000 का लोन दिया, जिसने वापस किया उसे बिना सिक्योरिटी 50,000 का लोन दिया। अब हम इसे और बड़ा कर रहे हैं। स्कीम के तहत अब क्रेडिट कार्ड भी इशू किया जाएगा जिसकी लिमिट होगी 30,000, और इस क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक कर दिया जाएगा ताकि आप स्कैन करके पेमेंट कर सके। तो अब क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी किसे, स्ट्रीट वेंडर्स को, अंडर प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना। ठीक है जी, क्लियर हो गया ये पॉइंट। इसके अलावा इसमें एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, सरकार ने फिर से कहा 1.5 लाख करोड़ रुपए सपोर्ट करेगी सरकार, किसको, राज्य सरकारों को। अगले 50 सालों के लिए बिना ब्याज के ऋण दिया जाएगा ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा सके। ये पॉइंट नोट कर लो भाई। जल जीवन मिशन 2019, अगर हम बात करें जल जीवन मिशन की, सिंस 2019 15 करोड़ हाउस होल्ड representing 80% of India's rural population have been provided access to the potable water। तो मुद्दे की बात यह है कि जल जीवन मिशन को एक्सटेंड कर दिया 2028 तक, ये स्कीम को एक्सटेंड कर दिया 2028 तक, और ये कहा जा रहा है कि स्कीम के तहत ऑलरेडी 15 करोड़ घरों में जल पहुंचाया गया है। किसकी मदद से, पोर्टेबल टैप वाटर की मदद से। अगली बात करें तो न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। अब सरकार चाहती है कि हम अगर एनर्जी पे काम कर रहे हैं तो न्यूक्लियर एनर्जी पे भी काम करें, और ये जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं इन्हें इंडिया में ही बनाया जाए। टारगेट है 5 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को बनाने का टारगेट है बाय 2033। कितनी लागत के साथ, 20,000 करोड़ की लागत के साथ। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें उड़ान स्कीम को, तो उड़ान स्कीम का ये डेटा है कि आजकल वो कैसे परफॉर्म कर रही है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि उड़ान स्कीम में इस स्कीम को भी मॉडिफाई किया गया और ये कहा गया कि अब इस स्कीम को और 120 नए डेस्टिनेशन डेवलप करनी होगी, 4 करोड़ पैसेंजर्स को और कैरी करना होगा इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो अगले 10 सालों के टारगेट्स भी सेट कर दिए गए हैं, किसके लिए, उड़ान के लिए। लेकिन इस बार उड़ान 1.0 2.0 ऐसा नहीं बोला, इस बार इन्होंने क्या बोला, मॉडिफाइड उड़ान। नाम क्या दिया, मॉडिफाइड उड़ान। 120 न्यू डेस्टिनेशन और 4 करोड़ पैसेंजर्स का टारगेट रखा गया। उसके बाद आता है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को बनाया जाएगा बिहार में। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट क्या होता है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो ऐसा एयरपोर्ट 2 तरह से याद रखना है। ऐसा एयरपोर्ट जो कि ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड और न्यूली सेटअप है। तो अब ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को दिया जाएगा, बनाया जाएगा बिहार में, ताकि फ्यूचर नीड्स ऑफ द स्टेट्स को पूरा किया जा सके। नया भी होगा और ग्रीन एनर्जी वाला पॉइंट भी ध्यान में रखा जाएगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। भारत की 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को डेवलप किया जाएगा। उसमें स्किल डेवलपमेंट होगी, जो लोग होटल इंडस्ट्री से उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। मुद्रा लोन के तहत आपको होम स्टे बनाने के लिए, जो आप घरों में कमरे देते हैं किराए पे, वो बनाने के लिए मुद्रा लोन के तहत लोन दिया जाएगा। इंप्रूव होगा आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और प्रोवाइड किया जाएगा क्या, इंसेंटिव्स, लिंक्ड इंसेंटिव टू द स्टेट। अगर कोई स्टेट इफेक्टिवली काम कर रही है अपने टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, तो उस केस में स्टेट्स को इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। ये अनाउंसमेंट इस बजट में की गई है। तो आशा करता हूं पूरे का पूरा बजट जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया क्लियर होगा। बहुत सारी चीजें आपको लगी होंगी कि मैंने बहुत तेजी में कवर की, उसका कारण यही है। मैं ये चाहता हूं कि आप मुझसे एक बार सुन लीजिए, आपके जहन में आ जाए कि क्या क्या इंट्रोड्यूस हुआ है, और अब जैसे जैसे इनकी डिटेल्स आती रहेगी, नई स्कीम्स की, नए इनिशिएटिव्स की, वो हम डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन जाने से पहले ये लास्ट स्लाइड जरूर देख लेना। सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर सरकार किस पे करेगी, डिफेंस पे, फिर रूरल डेवलपमेंट पे, फिर होम अफेयर्स पे। ये 3 रैंक तो एटलीस्ट याद कर ही लेना। टॉप 3 एक्सपेंडिचर्स डन बाय द गवर्नमेंट ऑन द मिनिस्ट्रीज, डिफेंस,
रूरल एंड होम अफेयर मिनिस्ट्री। ठीक है जी, आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में मुलाकात होगी। गुड लक, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट।